नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल हम बात कर आए थे, समानता का अधिकार हमने कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्पेशल क्लास आरक्षण पर लूंगा, इसके बाद आप जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, अन्य कई सारे उसके अंतर्गत प्रोविजन देखते हैं, तो वो सारे आज हम जो भी उसमें समस्याएं आती हैं या फिर कहाँ से ये जो मुहिम थी वो शुरू हुई, उसको हम आज अच्छे से एड्रेस करेंगे। दोस्तों, अगर आरक्षण की बात करें तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो कभी भी यह नहीं चाहते थे कि आरक्षण एक निरंतर समय के लिए बना रहे। उन्होंने आरक्षण की जो व्यवस्था की वो एक लिमिटेड टाइम के लिए की, यानी जब जो वर्ग, जैसे वंचित वर्ग, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, टॉपिक डालते हैं आरक्षण। मैंने कहा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि सपोज दैट ए बी सी, ये तीनों वर्ग क्या हैं? वंचित वर्ग हैं। वंचित किसमें? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से ये क्या है? वंचित हैं। तो इन लोगों को मुख्य धारा में कैसे लाएं? मुख्य धारा में कैसे लेकर आए, ये बात यहां पर मुद्दा गरमाया कि अगर इन लोगों को मुख्य धारा का मतलब क्या हुआ? मुख्य धारा का मतलब ये हुआ कि जैसा हम जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो भारत में बहुत सारी विविधताएं मौजूद थी, काफी इंडिफरेंसेस, काफी असमानताएं मौजूद थी। इन असमानताओं को कैसे खत्म किया जाए, कैसे सभी को एक सम्मानजनक जीवन, गरिमामय पूर्ण जीवन की प्राप्ति कैसे कराई जाए। जो लोग अपने आप में कैपेबल थे कि वो पैसे से भी मजबूत हैं, सामाजिक तौर पर भी उनकी प्रतिष्ठा है, शैक्षणिक तौर पर भी वो सक्षम है, तो इन सब चीजों को मुहैया कराने के लिए, इन सब चीजों को प्राप्त कराने के लिए ही क्या कहा कि यदि एबीसी इस मुख्य धारा में शामिल नहीं है तो इनके लिए क्या किया जाए? कुछ स्पेशल प्रावधान किया जाए, कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जाए, और इसे ही किसके माध्यम से किया जाए? आरक्षण के माध्यम से किया जाए। बात आती है यहां पर, दूसरी बात आती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये कही कि इसे हम फंडामेंटल राइट्स के तहत रखते हैं, तो दोस्तों हम वैसे फंडामेंटल राइट्स को अगर हम देखें तो हम 12 से 35 तक पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इसमें भी कुछ फंडामेंटल राइट अपने आप में मौलिक हैं और कुछ फंडामेंटल राइट, कुछ मौलिक अधिकार उनसे थोड़ा नीचे का दर्जा रखते हैं। और ध्यान से समझिएगा, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ अपने आप में मौलिक हैं, उनका अतिक्रमण नहीं हो सकता, लेकिन कुछ क्या है? कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ अपने आप में पूर्ण नहीं है, उनका वॉयलेशन हो सकता है। ये बात इसमें भी लागू होती है और यही बात होती है आरक्षण पर। इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये बात निकलकर सामने आती है। ये तो बात हुई मोटा मोटी हमारे आरक्षण की। कहानी कहां से स्टार्ट हुई? कहानी स्टार्ट होती है 1978 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और इसमें हमारे पीएम कौन बने? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई।
इनके द्वारा जो पिछड़ा वर्ग था, पिछड़े वर्ग की समीक्षा के लिए, पिछड़े वर्ग की समीक्षा के लिए किसका गठन किया? मंडल कमीशन का गठन किया, मंडल आयोग का गठन किया, मंडल आयोग का गठन किया कि आप भारत में जो पिछड़ा वर्ग है, आप पढ़ते हैं ना ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी इस पिछड़े वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति क्या है, इसके बारे में आप पता कीजिए। और ये सेकंड आयोग था, सेकंड आयोग था पिछड़ा वर्ग पर। पहला नोट करके आप लिखेंगे कि पहला आयोग पिछड़े वर्ग पर इनकी स्थिति के लिए 1950 में काका काकेलकर की अध्यक्षता में अपॉइंट किया गया था। इसकी रिकमेंडेशन, जो इसने रिकमेंडेशन दी पिछड़े वर्ग पर, मैंने कहा कि ये सेकंड आयोग था पिछड़े वर्ग पर। इसमें इससे पहले फर्स्ट आयोग एक और गठित हो चुका था, जो कब हुआ था? 1955 में, और काका काकेलकर की अध्यक्षता में। और यहां पर कौन अध्यक्ष थे? बीपी मंडल, बीपी मंडल। इसे मंडल कमीशन से भी हम जानते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि पहला, अगर आपसे पूछे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन किसके कब गठित किया गया, तो 1955 में काका काकेलकर की अध्यक्षता में। दूसरा, मोरारजी देसाई की सरकार ने 1979 में गठित किया मंडल आयोग को। और किसके लिए? पिछड़े वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को जानने के लिए। जब इसकी स्थिति को जानने के लिए इसे अपॉइंट किया गया, तो इसने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, 1980 में। थोड़ा सा राजनीतिक घटनाक्रम है, लेकिन आपको ये इसी तरीके से समझना होगा, तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं। होता क्या है कि इसने अपनी अनुशंसा दी और कहा कि भारत में लगभग 3743, टोटल का कितना? 52%, यानी इन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग में लगभग इतनी जातियां, ओबीसी में लगभग इतनी जातियां शामिल हैं, और वो टोटल परसेंटेज कितना है? 52%। यानी इसमें एससी और एसटी शामिल नहीं है इन 52% में। ये बात इन्होंने कही। ये भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे, लेकिन ये शामिल नहीं है, इन्होंने ये बात कही। दोबारा फिर समझे, मैंने कहा मंडल आयोग का गठन किया किसके लिए? पिछड़े वर्ग की समीक्षा के लिए। और इसका जब गठन किया गया तो 1979 में किया गया। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और अनुशंसा तो बाद में की, लेकिन जो रिपोर्ट में कहा, उसमें कहा कि 3743 ये क्वांटिफाइबल डेटा है, आपको याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। आज तक पूछा नहीं गया, ना पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको एनालिसिस के लिए बताया कि 1973 में 52% टोटल का, ये जो जनसंख्या है, ये जो टोटल मात्रा है वो 52% है। टोटल कितनी जातियां शामिल है? 3743, और उसमें एससी और एसटी शामिल नहीं। लेकिन जब 1980 का दौर आया, 1980 का दौर आया, तो सरकार क्या हुई? गिर गई। और इसकी जो अनुशंसा थी वो लागू नहीं की जा सकी, 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बनती है 1984 तक, और 1980 में जो
मंडल कमीशन की जो अनुशंसाएं थी वो लागू नहीं की जा सकी। हालांकि उसके बाद जो घटनाएं हुई उसे हम अभी एड्रेस करेंगे। ये बात आप अच्छे से समझें, फिर हम आगे चलते हैं। इसे नोट डाउन करें हम। चलिए, उन्नीस सौ 1990 में वीपी सिंह सरकार आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे पीएम बने, और जो मंडल कमीशन की मंडल आयोग की जो अनुशंसाएं थी उसमें था कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई। प्लस प्रमोशन में आरक्षण, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी, ये बात यहां पर की गई। इसके बाद होता क्या है कि सरकार आती है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इन्होंने क्या किया कि ओबीसी में भी ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट ला दिया। ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट ला दिया कि इस 27% से एडिशनल 10% का जो आरक्षण है वो भी होगा। यानी इन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक आधार से इतर उससे अलग एक डायमेंशन और जोड़ा, जिसमें कहा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं ओबीसी में भी, उनके लिए क्या किया, 10% के आरक्षण का प्रावधान किया। ये बात निकलकर यहां पर सामने आई। दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि पिछड़े वर्ग पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की स्थिति जानने के लिए नंदन समिति का गठन किया। नंदन समिति का गठन किया। ये बात यहां पर निकलकर सामने। देखो दोबारा फिर समझे दोस्तों कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई और उन्होंने मंडल आयोग ने जो अनुशंसा की थी 27% आरक्षण की बात की, और वीपी सिंह गवर्नमेंट ने क्या किया, 27% आरक्षण को डन कर दिया कि भाई हम देंगे, प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे। ये बात भी यहां पर कही गई। लेकिन नरसिम्हा राव सरकार आई 1991 में और इन्होंने क्या किया, ओबीसी में ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था कर दी। यानी इस 27% से 10% आरक्षण और ज्यादा देंगे, इसमें आर्थिक पैमाना भी जोड़ दिया नरसिम्हा राव सरकार ने। दूसरा काम इन्होंने किया कि ओबीसी में क्रीमी लेयर की स्थिति को जानने के लिए नंदन समिति का गठन किया। अब ये क्रीमी लेयर क्या है इसे हम समझेंगे, और इसके बाद किस विवाद ने जन्म लिया इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे आप नोट डाउन करें। देखो दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझना पड़ेगा, तभी आपकी समझ अच्छी होगी और तभी आप अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ये भी आप ध्यान रखना। बार बार मैं यही चीज बोलता हूं, आपको चीजें रटनी ना पड़े, एक सिस्टमेटिक वे में आपको चीजें समझ आए, और वो सिस्टमेटिक वे यही है, इससे और अलग कोई रास्ता नहीं है।
चलिए एक केस आता है, जैसे ही 1991 में ये सारे प्रोविजन किए जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, तो 1992 में एक केस आता है इंदिरा साहनी वाद। इंदिरा साहनी वाद, और इसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया, इसमें चैलेंज किया कि जो आपने आरक्षण की व्यवस्था की है वो पूरी तरीके से गलत है। ये बात इंदिरा साहनी ने कोर्ट में कही कि ओबीसी के लिए जो 27% और 10% का आरक्षण का आपने प्रावधान किया है वो क्या है, गलत है एक प्रकार से। ये केस इतना फेमस केस है कि आप अक्सर न्यूज़पेपर में और अन्य चीजों में भी आप इसे पढ़ते होंगे। लेकिन अभी आप समझ लेना कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन निर्धारित की, और विगत 28 वर्षों से, आज 2020 चल रहा है, विगत 28 वर्षों से इसी केस का हवाला दिया जाता है, क्योंकि इसमें 9 जजों में 6x3 से फैसला आया था। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो बेंच थी वो केशवानंद भारती में बैठी थी, 13 जज बैठे थे, और इसमें 9 जज बैठे थे। काफी बड़ी बेंच थी और काफी समझबूझ से ये डिसीजन लिया गया था। तो दोस्तों इसमें कहा क्या, इसमें पहला प्रोविजन कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, यानी आप कोई भी आरक्षण दे वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात इसमें कही कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए यदि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। तीसरी बात इनके द्वारा कही गई, मतलब इस जजमेंट में कोर्ट के द्वारा कही गई कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 50%, कुछ विशेष परिस्थितियों में, ऐसे लिखना, कुछ विशेष परिस्थितियों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। ये बात निकलकर यहां पर सामने आई। अब इसके प्रति उत्तर में प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक थी। अब क्या किया जाए, अब हुआ क्या दोस्तों कि सरकार ठीक है, आरक्षण की सीमा 50%, प्रमोशन में आरक्षण नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। और हाँ, एक चौथी बात कही, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये बात यहां पर कही गई, कुछ बातें इनमें कही गई। अब सरकार ने किया क्या कि मैंने आपको भी बता के आया था, इसे आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, मैं आपको एक प्रोविजन बता के आया था, आर्टिकल 16 का 4,
16 का 4, 16 का 4। और मैंने आपको इसमें बताया था कि आरक्षण नीति को परिभाषित किया गया, परिभाषित किया गया 16 के 4 में। अब जब इंदिरा साहनी केस में, इंदिरा साहनी केस में प्रमोशन में आरक्षण को बैन कर दिया गया, प्रमोशन में आरक्षण को बैन किया, तो सरकार 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आई और एक प्रोविजन जोड़ा आर्टिकल 16 का 4A और कहा कि राज्य यदि चाहे तो, यदि राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। किसमें? प्रमोशन में, किसमें? प्रमोशन में। यह बात कह दी गई। दूसरी बात, एक बात कही गई कि एक आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 16 का 4B जोड़ा कि 50% का रूल कैरी फॉरवर्ड, 50% जो 50, ऐसे लिखना कि 50% जो आरक्षण की बाध्यता है वह बैकलॉग पदों पर लागू नहीं होती, नहीं होती। यानी बैकलॉग पदों पर क्या है कि 50% से भी ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। यह बात यहां पर की गई और एक नियम लेकर आई, उसका नाम था कैरी फॉरवर्ड रूल। यह बात निकलकर सामने आई। मैंने कहा कि आर्टिकल 16(4) में आरक्षण नीति को परिभाषित किया गया। यदि जो छात्र इस वीडियो को यहां से देखेंगे तो उन्हें फंडामेंटल राइट्स को शुरू से देखने की जरूरत है, तभी आपको ये सब चीजें क्लियर एक अच्छे वे में हो पाएंगी। आरक्षण नीति को परिभाषित किया गया, कल की क्लास में मैं आपको बता के आया था अच्छे से। इंदिरा साहनी केस में प्रमोशन को बैन कर दिया गया था, तो सरकार 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने आर्टिकल 16(4)A में कहा कि राज्य को इंपावर किया कि यदि राज्य चाहे तो वो क्या दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं प्रमोशन में। ये बात किस पर डिपेंड करती थी? राज्यों पर। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। आर्टिकल 16(4), इसमें 4 में ही 4B जोड़ा गया और कहा कि 50% की जो सीमा तय की है वो क्या है, वो बैकलॉग पदों पर लागू नहीं होती। ये बात इसमें कह दी गई और एक नियम लेकर क्या है, कैरी फॉरवर्ड। अब देखो, दो चीजें बतानी है मुझे आपको, एक तो क्रीमी लेयर और एक कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड, ये दो चीजों मुझे आपको बतानी है कि ये क्या होते हैं। तो इतनी बात आई होप आपको समझ आई होगी कि ये प्रोविजन कर दिए गए। अब आगे फिर क्या क्या घटनाक्रम हुए, अभी हम केस के थ्रू उसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, आई होप आपने ये नोट डाउन किया होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्रीमी लेयर मैं आपको बताऊं, क्रीमी लेयर को जब लाया गया तो यह शुरू में परिभाषित नहीं थी, आज भी नहीं है, सटीक परिभाषा नहीं है, परिभाषित नहीं थी, परिभाषित नहीं थी। इसे कब परिभाषित किया गया? 2008 में पहली बार। अब क्रीमी लेयर देखो, वर्तमान में दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ क्रीमी लेयर किस पर लागू होता है? पहली बात ध्यान रखना,
ओबीसी कैटेगरी में। जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख है, यानी 8 लाख से 1 रुपया ज्यादा भी है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। नहीं। जिस घर से ग्रुप ए के ऑफिसर हैं, उसे भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसकी एक वृद्ध डेफिनेशन है, इसकी एक बड़ी लंबी परिभाषा है, वो आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप इतना समझिए कि क्रीमी लेयर को स्पष्ट रूप से 2008 में परिभाषित किया गया, और इसके दो महत्वपूर्ण जो प्रोविजन मैंने आपको बताया, जब आप फॉर्म भरते होंगे तो आप देखते होंगे कि क्या आप आर यू इंक्लूड इन क्रीमी लेयर, तो आप वहां पर यस और नो करते होंगे। तो वो यही बात है कि यदि आपकी पारिवारिक आय इन द सेंस कि आपका एक राशन कार्ड अलग है और आपके फादर की जो वार्षिक आय है वो क्या 8 लाख से ज्यादा है, अगर 8 लाख से ज्यादा आपने अप्लाई कर दी तो वहां पर क्या है, आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा, यानी 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ग्रुप ए के अधिकारी, यानी जो ग्रुप ए ग्रेड में नौकरी करते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, पीसीएस ऑफिसर होते हैं, तो उन्हें भी क्या मिलेगा, उन्हें भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात हुई क्रीमी लेयर की। तो आई होप क्रीमी लेयर क्लियर हुआ होगा कि क्रीमी लेयर क्या था। इंदिरा साहनी केस में कहा था ना कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, तो यही क्रीमी लेयर था। अब बात आती है कैरी फॉरवर्ड की। देखो दोस्तों, जैसे कैरी फॉरवर्ड में जो कह रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड 2016 में वैकेंसी आई 100, 2017 में आई 100 और 2018 में वैकेंसी आई कितनी, 100। यहां पर क्या था, 50 सीट किसके लिए रिजर्व थी, एससी या एसटी के लिए या ओबीसी के लिए रिजर्व थी। मैंने कहा कि कैरी फॉरवर्ड क्या नियम होता है कि यहां पर 100 सीटें आई, 2016 में वैकेंसी आई और उसमें 50% सीट क्या थी, एससी एसटी और ओबीसी के लिए निर्धारित थी कि भाई 50 सीटों पर इन्हीं 3 कैटेगरी से लोग आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि एक मानक तय रखा कि 100 में से जिन लोगों के 45 नंबर आएंगे वही नौकरी में शामिल होंगे, कि 100 में से जिसके 45 नंबर आएंगे वही नौकरी में शामिल होंगे। अब दोस्तों, इस 50 में से जो 50 लोग जनरल के थे, यानी अनरिजर्व यूआर थे, कैटेगरी थे, वो लोग तो 50-50 नंबर लाए, तो यानी ये तो हो गए नौकरी में अंदर। लेकिन ये जो एससी एसटी और ओबीसी थे, इसमें क्या हुआ कि 50 लोग इसमें से आने थे और 50 लोग अगर इसमें से आने थे तो इसमें कितने लोग आए, 25 लोग ही 45 नंबर ला पाए। समझने का फिर से प्रयास करें। मैंने कहा 2016 में 100 वैकेंसी आई, 50 सीटें अनरिजर्व के लिए थी और 50 सीटें एससी एसटी और ओबीसी के लिए थी। एक मानक तय किया कि 100 में से यदि 45 नंबर पर क्या होगा, नौकरी मिल जाएगी। अब ये जो अनरिजर्व कैटेगरी थे, इन्होंने 50 मार्क्स ले आए और 50 के 50 अंदर चले गए। तो और जो ये 50 थे, मतलब एससी एसटी और ओबीसी से जो 50 लोग आने थे, उसमें 25 लोग ऐसे थे जो 45 नंबर लेकर आए, लेकिन 25 लोग नहीं ला पाए। तो इस कारण क्या हो जाएगा, यहां पर 25 सीटें खाली हो गई। यही कंडीशन यहां हुई कि यहां पर भी 25 सीटें खाली हुई, और यही कंडीशन क्या हुई, 25 सीटें यहां पर भी खाली हुई। अब देखो मजे की बात, जो 2019 में वैकेंसी जाएंगी, तो सपोज दैट कितनी वैकेंसी आनी है, 100, ठीक है। और इस 100 में 50-50 का, यानी 50 किसके लिए है, रिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन यहां पर ये जो लोग हैं 25, 50 और 75, ये भी क्या हो जाएंगी, यहां पर ऐड हो जाएंगी। यानी अब 2019 में कितनी वैकेंसी आएंगी, 175, और 175 में जो आरक्षण का जो पैमाना होगा वो क्या होगा, यानी अब रिजर्व सीटें कितनी रहेगी, देखो 125,
तो अब आप सोचो, वैसे अगर इसका हम 50% निकालें तो कितना बैठेगा, लगभग 50 और 30 88 88 बैठेगा। कि 88 सीटें किसे होनी चाहिए, यूआर को, और 88 सीटें किसे होनी चाहिए, रिजर्व कैटेगरी को। लेकिन हम यहां मजे की बात देखते हैं कि रिजर्व कैटेगरी को कितनी सीटें जा रही हैं, 125। तो यही था दोस्तों जो 16(4)(b) का 16(4)(b) जोड़ा गया था, वो यही जोड़ा गया था कि कैरी फॉरवर्ड के नियम यानी बैकलॉग पर 50% की जो बाध्यता है वो लागू नहीं होती। और यही कारण है, आप देखते होंगे कि सरकार से बार बार कहा जाता है कि बैकलॉग पदों को भरे, बैकलॉग पदों को भरे। तो वो यही पद होते हैं जो इस प्रकार से खाली रह जाते हैं। यही थे दोनों, कैरी फॉरवर्ड और क्रीमी लेयर। दोस्तों अगर आपको इसके बाद भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं दोबारा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये बहुत ही सरल भाषा थी जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक केस आता है 2006 में, एम नागराज के केस से नाम जाना जाता है। और इसमें कहा कि यदि सरकार या राज्य प्रमोशन में आरक्षण देता है तो उसे क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना होगा। अब सुई अटकती है कि ये क्वांटिफाइबल डेटा क्या है। यहां पर बात निकलकर सामने आई कि क्वांटिफाइबल डेटा वास्तव में है क्या, ये क्या, किस प्रकार से ये इकट्ठा करें। 2006 में ये बात की, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण दिए जा रहे थे और क्या था, कैपेबिलिटी, जो प्रशासनिक दक्षता थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। और जब ये डिबेट निकलकर सामने आई तो ये बात कही गई 2006 में कि यदि सरकार या राज्य प्रमोशन में आरक्षण देती है तो उसे क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना होगा। अब इस क्वांटिफाइबल डेटा में 2-3 चीजें मेंशन की गई। वो क्या थी कि जिस समुदाय को लाभ दिया जा रहा है क्या उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी बात इसमें कही गई कि अपॉइंटिंग के बाद भी आरक्षण की जरूरत है। तीसरी बात इसमें कही गई कि जूनियर ऑफिसर को सीनियर ऑफिसर बनाने से क्या प्रशासनिक दक्षता पर फर्क तो नहीं पड़ता। ये बातें यहां पर निकलकर सामने आई और यही था क्वांटिफाइबल डेटा, यानी मात्रात्मक डेटा आपको कलेक्ट करना होगा। देखो बहुत ही इजी वे में समझना, सरकार ने कोर्ट ने कहा कि यदि आप राज्य आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण देता है
तो उसे ये बात तय करना होगा कि इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना होगा, और इनके लिए अगर वो आरक्षण देता है तो क्वांटिफाइबल डेटा की जरूरत है, और अगर नहीं देता तो क्वांटिफाइबल डेटा की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात ये थी, ये बात यहाँ पर कही गई। और मैं बताऊंगा आपको, सरकारों को इस चीज को करने में ऐसे पसीने छूटे कि वो नहीं कर पाई। इसी को लेकर एक 2018 में केस आया, लक्ष्मी गुप्ता के नाम से केस। एक केस आया 2018 में, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता और इसमें क्या कहा, क्वांटिफाइबल डेटा की शर्त को क्या कर दिया, हटा दिया। यानी कहा कि आपको क्वांटिफाइबल डेटा की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो आरक्षण इसके बिना दे सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो अभी हाल के घटनाक्रम में देखने को मिला, 7 फरवरी 2020 को जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसे समझना आप। मैं रफ करता हूं, आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए, आज 7 फरवरी 2020 को उत्तराखंड स्टेट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि, फिर से वही बात कही कि यदि आरक्षण देना है तो क्वांटिफाइबल डेटा की जरूरत है। दूसरी बात इसमें कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय राज्य सरकार को परमादेश जारी नहीं कर सकता आरक्षण के संदर्भ में। ये बात, अब ये बात क्यों कही मैं आपको बताऊं। 2013 में जब उत्तराखंड में विजय बहुगुणा सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया कि नोटिफिकेशन लेकर आई कैबिनेट सरकार में और कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और यहां पर होता क्या है कि जो एससी और एसटी के एम्प्लॉय थे वो पहुंच गए हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि हमारा जो आरक्षण है वो मौलिक अधिकार है, वो हमसे छीन लिया गया है। हाई कोर्ट ने क्या किया कि आर्टिकल 32 के तहत परमादेश जारी कर दिया, यानी मैंडामस जारी किया और कहा कि राज्य सरकार को कि आप प्रमोशन में आरक्षण दें। अब इसके अगेंस्ट में जो जनरल कैटेगरी थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कह दिया कि आप आरक्षण के संदर्भ में राज्य सरकार को दिशा निर्देश नहीं दे सकते। ये डिपेंड राज्य सरकार पर करता है कि क्या उसे आरक्षण देना है या नहीं देना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके लिए उसे क्वांटिफाइबल डेटा की जरूरत होगी, मात्रात्मक परिमाण की जरूरत होगी अगर वो आरक्षण देगी। तो ये सब चीजें वहां पर कही गई। ये बात थी दोस्तों आरक्षण की। वर्तमान में हाल फिलहाल में जो 1-2 केसेस और आए हैं, मैं समय समय पर जिक्र करता रहूंगा। तो पूरी कहानी एक ये थी, कुछ जनरल पॉइंट है उन्हें भी आप समझने का प्रयास करें। चलिए मैं रफ करता हूं। उन्नीस सौ 93 में ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी और इसे
2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी, और ये किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 340 के तहत, आर्टिकल 340 के तहत। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये करंट है और ये ट्रेडिशन है पिछला, जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है और जानना बेहद जरूरी है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1993 में, और अगर पूछे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 2018 में। क्या है? एनसीबीसी, और किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 340। दोस्तों, ये बात थी आरक्षण के ऊपर कि आरक्षण में क्या समस्याएं थी, आरक्षण में क्या चीजें समस्या उत्पन्न कर रही थी, तो उसके बारे में आज हमने गहन चर्चा परिचर्चा की। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अदरवाइज आप क्लास को एंजॉय करें और आगे अपनी सहजता के साथ पढ़ते रहें। उत्तराखंड की क्लास जल्द ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं। उसके पहले वन दरोगा के लिए या फिर आपके जो भी विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जनरल साइंस की क्लास जल्द ही आपके लिए आने वाली है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।